सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। सो एयर पोल्यूशन का मतलब है एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर। उसको हम क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब एयर पोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं? सो नेचुरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और मैन मेड कॉजेज़ भी हो सकते हैं। मतलब किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहला है नेचुरल रीजंस। नेचुरल सोर्सेस क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन से। सो हियर यू कैन सी वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो कितना ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। बायोलॉजिकल डिके एंड फॉरेस्ट फायर्स। मैन मेड की सोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ है या मेनली जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। सो ये देखिए, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हैं यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से, उनकी चिमनीज़ में से क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एयर में जा रही हैं और एयर को पोल्यूट कर रही हैं। देन द सेकेंड कॉज इज़ द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल की बर्निंग से, कोयला जब हम जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? CO2 निकलती है। अगर कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो CO2 निकलेगी, और जब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है कोल का तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन निकलेगा। बर्निंग ऑफ कोल से सल्फर डाइऑक्साइड और ऐश भी प्रोड्यूस होता है। Then the agricultural activities. 40% of the methane is produced from the paddy fields, guts of livestock and also from the burning of biomass. जब लाइक आपने गांव में देखा होगा उपले बनाए जाते हैं, एंड ये जो उपले हैं इनको फिर जला दिया जाता है खाना बनाने के लिए चूल्हों में, तो उससे भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज हो रहा है। ऑल्सो अगर कोई लाइक क्रॉप का रह जाता है जब क्रॉप का रेजिड्यू रह जाता है तो फार्मर्स उसे भी जला देते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइक उनके किसी काम का तो होता नहीं है तो उनको जला देते हैं। अब जब वो जलाते हैं तो ये सारा क्या होता है? हवा में जाती है ये सारी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, एंड उसको हवा जो है हमारी प्रदूषित हो जाती है। 60% of the CO2 is produced from the burning of forest to clear the areas for the cropland. फॉरेस्ट को काटा जाता है ताकि उसको क्रॉपलैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। आयनाइजिंग रेडिएशंस, अल्फ़ा बीटा गामा रेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ एटॉमिक वेपन्स की जब टेस्टिंग होती है तो वहाँ से भी क्या होती है? आयनिक रेडिएशन जो है, आयनाइजिंग रेडिएशन रिलीज़ होती है जो कि एटमॉस्फेयर को, हमारे एयर को पोल्यूट कर सकती हैं। देन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे डस्ट। जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वहाँ से, पावर प्लांट्स में से डस्ट बहुत ज़्यादा निकलती है, सिलिका डस्ट जो है। सो दैट इज़ द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसको रिलीज़ करती है इंडस्ट्रीज़ में से भी। अब ये जो लाइक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ना, बहुत ज़्यादा लाइक हार्मफुल होता है, काफ़ी रेस्पिरेटरी डिजीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी लंग्स को डैमेज हो जाता है। देन गार्बेज डिकम्पोजिशन, जब कूड़े को ओपनली डंप कर दिया जाता है तो वहाँ से भी अनवांटेड गैसेस जो हैं एयर के अंदर रिलीज़ होती हैं। यूज़ ऑफ लेडेड पेट्रोल। नाउ अब बात करते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले है ह्यूमंस के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अपर रेस्पिरेटरी इरिटेशन हो सकती है, अस्थमा, बहुत सारी डिजीज़ हैं, मेनली जो लंग्स से, ब्रीदिंग से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लंग कैंसर, हार्ट डिजीज़, डिजीनेस, हेडेक, आई इरिटेशन, सांस लेने में तकलीफ़ आएगी, चेस्ट पेन होगा, एलर्जी, नोज़िया, ब्रोंकाइटिस और बहुत सारी लाइक ऐसी डिजीज़ हैं जो हो सकती हैं। जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड के रिलीज़ से आपको हेडेक हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर मेलफंक्शन हो सकता है। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन सल्फाइड से आपको आई और थ्रोट इरिटेशन हो सकता है, नोज़िया हो सकता है। और जैसे सल्फ़र
डाइऑक्साइड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ेस कॉज करती है, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कैंसर हो गया। फिर आपके पास प्लांट्स के अंदर भी लाइक ये अफेक्ट करते हैं। तो ये तो हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करी। तो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हेडेक, नोज़, थ्रोट, आई इन्फ्लामेशन, कफिंग, पेनफुल ब्रीदिंग, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, स्किन इरिटेशन। और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? नर्वस सिस्टम में डैमेज हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाएगी, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेज़ होने लग जाएंगे, अस्थमा हो सकता है, कैंसर, लंग कैंसर हो सकता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, लीफ सरफेस को कवर कर लेते हैं, जिससे कि क्या होता है, जैसे डस्ट है, अगर मिट्टी डस्ट पार्टिकल्स जो है वो लीफ के ऊपर बैठ जाएं तो वो उसके सरफेस को कवर कर लेंगे। सपोज़ करो कि ये लीव है, ठीक है, ये लीव है, इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बैठ गए, या जो एयर पोल्यूटेंट्स है वो इसके ऊपर सेटल डाउन हो गए, तो वो इसको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, इसके सरफेस को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से जो सनलाइट है इसके ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी एंड इट विल ब्लॉक दी स्टोमेटा। नेक्स्ट हो सकता है नेक्रोसिस। क्या हो सकता है नेक्स्ट? नेक्रोसिस हो सकता है, दैट इज़ डेथ ऑफ द प्लांट सेल्स। देन क्लोरोसिस हो सकता है, क्लोरोसिस मीन्स लॉस ऑफ ग्रीन कलर। एब्सेशन का मतलब होता है कि सपोज़ करो कि ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये लीफ है, अब ये जो लीफ है ये टूट करके नीचे गिर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सेशन बोलते हैं, झड़ जाए नीचे, दैट इज़ एब्सेशन। रिडक्शन इन ग्रोथ एंड यील्ड of the plant, premature death of the plants. Then loss of biodiversity, acid rain, eutrophication हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। सो इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन हो तो गया, अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे किया जाए। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि आप अफॉरेस्टेशन करिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, ठीक है। और आप क्या करें, जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगाएं, ताकि जो धुआं है, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो फ़िल्टर होकर के बाहर जाए, ताकि वो थोड़ा लेस टॉक्सिक हो जाए। So to remove the particulate matter in the smoke, it should be filtered before releasing it into the air. फिर आपके पास है sulfur free and lead free fuel should be used for the motor vehicles. Use of sulfur free diesel can reduce the air pollution by 50%। से हम उसको reduce कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, अगर हम सल्फ़र फ्री लेड फ्री फ्यूल को यूज़ करें तो। नॉन कम्बस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी शुड बी डेवलप्ड। नॉन कम्बस्टिबल सोर्सेज को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब जो मेन पॉइंट है, अब हम इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स। इनके बारे में अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल मेजर्स हैं एयर पोल्यूशन के, तो ये किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। आइए इसे समझते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, किसको, रिमूव करने के लिए काम आता है, टू रिमूव दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में, एयर के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर काम आता है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग देखें, किस तरीके से ये काम करता है, तो हम इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का होता है। हम एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर और नीचे ये क्या है, दीज आर हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स। ये ब्लैक कलर की क्या है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे
एक और चीज़ है विच इज़ द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज़ द पॉजिटिव प्लेट। ओके डन। नाउ अब क्या होता है, जो इम्प्योर एयर है, जो इम्प्योर एयर है वो यहाँ से आएगी, दिस इज़ द इम्प्योर एयर। यहाँ से क्या आई, आपकी इम्प्योर एयर आई, जो कि मतलब पोल्यूटेड जो एयर है वो आई। अब जैसे ये अंदर आएगी तो जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड है यहाँ से रिलीज़ होंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या रिलीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन डस्ट पार्टिकल्स को सराउंड कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ। सो रेड वाला क्या है, हमारा डस्ट का पार्टिकल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उस डस्ट के पार्टिकल को घेर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पर। अब ये डस्ट के पार्टिकल्स जो है, ये डस्ट के पार्टिकल्स थे, अब ये क्या है, अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए डस्ट के पार्टिकल्स अंदर आ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन्स ने इनको क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, इनको सराउंड कर लिया है। अब जब ये आगे जाएंगे, अब जब ये आगे जाएगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे वो यहाँ से बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि एंड में क्या हुआ, जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो प्रेसिपिटेट हो गए। नाउ नेक्स्ट है आपके पास स्क्रबर। स्क्रबर जो है दैट इज़ यूज टू रिमूव हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। तो सल्फ़र जो है वो स्क्रबर जो है वो क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो अगर हम एक स्क्रबर का डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। सो ये हमारा क्या हो गया, स्क्रबर हो गया। अब रुकिए, मैं आपको ना वैसे डायग्राम दिखा देती हूँ। ये देखिए ये क्या है, हमारे पास स्क्रबर है। अब ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, जो वेस्ट गैसेस थी फ्रॉम दी पावर स्टेशन, मतलब जो पावर प्लांट है वहाँ का जो एग्जॉस्ट है या जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, जो भी वेस्ट गैसेस हैं वो यहाँ से एंटर हुई, एंटर होकर ये ऊपर गई। ऊपर यहाँ पर हमने स्प्रे करा है, सिंपली हमने लाइमस्टोन को स्प्रे करना है। क्या करना है, लाइमस्टोन को स्प्रे करना है। अब ये गैसेस यहाँ ऊपर आई तो इनके ऊपर हमने लाइमस्टोन को स्प्रे कर दिया। एंड यहाँ पे जो लाइमस्टोन है वो क्या करेगा, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसको डिज़ोल्व कर लेगा। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम सल्फेट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सो CaSO4 जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एंड हमारे पास अब सल्फ़र डाइऑक्साइड तो रिमूव हो गई, कैल्शियम सल्फेट के तौर पर वो नीचे प्रेसिपिटेट हो गया SO2, क्योंकि CaCO3 रिएक्ट हुआ SO2 के साथ में, तो उससे क्या हुआ, कैल्शियम का सल्फेट बना जो कि हमारे नीचे प्रेसिपिटेट हो गया और जो क्लीन एयर है वो यहाँ पर रिलीज़ हो गई फ्रॉम द चिमनी। सो दिस इज़ द स्क्रबर। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट रह गया दैट इज़ द कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, देखो जो हमारे पास ना पुराने व्हीकल्स थे, ओल्ड व्हीकल्स जो थे उनमें ना एक प्रॉब्लम रहती थी विच वाज नॉकिंग प्रॉब्लम मतलब कि वो ना आवाज़ें करते थे बहुत ज़्यादा और स्टार्ट नहीं हो पाते थे आसानी से, बहुत टाइम लगता था उनको स्टार्ट होने के लिए। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर क्या डाला गया, लेड को डाला गया। ठीक, अब दिक्कत ये थी कि ये जो लेड था वो क्या कर रहा था, कैटालिटिक कन्वर्टर्स को अफेक्ट कर रहा था। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या चीज़ है, देखो कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है वो क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर हम उसको फिट करते हैं। इनका मतलब फिट हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये एमिशन को रिड्यूस करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स का जो एमिशन है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एंड दे प्रमोट द कम्बशन ऑफ गैसेस,
अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। इनके अंदर महंगे महंगे जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपका प्लैटिनम है, प्लैटिनम होता है, इनके अंदर पैलेडियम होता है, पैलेडियम होता है, एंड इनके अंदर रोडियम होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, महंगे हैं। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स है, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देगा CO2 के अंदर, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसको कन्वर्ट कर देगा N2+ ऑक्सीजन के अंदर, जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या है, जो हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स को ये कन्वर्ट कर देगा CO2+ वाटर के अंदर। सो इसका मतलब जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स है जो हमने फ़िट करे हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ दीज पॉइजनस गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जो हम लेड यूज़ कर रहे हैं वो क्या करता है, कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, राइट। सो देयरफॉर हमें क्या यूज़ करना चाहिए, हमें अनलेडेड पेट्रोल, अनलेडेड फ्यूल का यूज़ करना चाहिए। इट शुड बी यूज, यानी कि जिसमें लेड जो है वो ना हो, ठीक है। तो हमें अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए मोटर व्हीकल्स के अंदर। So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and subscribe to the channel for more updates. Thank you and have a great day.